अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, ईरान और इसराइल तनाज़े पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को धमकियां संगीन नताइज की देते रहे और फिर बाद में सीज़ फायर करवाने का क्रेडिट लिया, इसराइल से कुछ खुफगी का इजहार कर चुके हैं और नेतन्याहू से अपनी नाराज़गी का इजहार करते हुए ईरान को एक मरतबा फिर थ्रेट कर दिया है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोबारा से काम का आगाज़ करेगा तो हम उस न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से टारगेट करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि चंद रोज़ जारी रहने वाले इस तनाज़े में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस हद तक नुकसान पहुँचा है और फर्दो, नेतन्ज और दीगर ईरान के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, क्या वाक़यातन वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं? क्योंकि आज एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। मगरबी मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जिन जिन टीवी चैनल्स ने इन न्यूक्लियर प्लांट्स के तबाह होने की खबर को झूठा करार दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन चैनल्स पर तनकीद के निश्तर चला दिए हैं और उन तमाम मीडिया हाउसेस को फेक न्यूज़ की फैक्ट्रीज करार दिया है। तो इस हवाले से हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं कि हकीकत क्या है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त महफूज है ईरानी हुक्काम के दावों के मुताबिक, या फिर अमेरिका और इसराइल जो दावे कर रहे हैं उनमें सदाकत है? हम प्रोग्राम में बात करेंगे इस तनाज़े के मुस्तकबिल के हवाले से भी और ओआईसी के उस किरदार के हवाले से भी जिस पर कई दहाइयों से सवालात उठाए जा रहे हैं कि ओआईसी महज बयानात और मजम्मतों तक महदूद है, अमली तौर पर किसी मुसलमान ममालिक के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन सिरे से है ही नहीं। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब दिफाई तजियाकार और माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम सहाफ़ी और तजियाकार फवाद अहमद साहब से हम जो है वो तफसीलन बात करेंगे। कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ईरान और इसराइल तनाज़ा जो गुज़श्ता चंद दिनों से जारी था, बिलाखिर सीज़ फायर तो हुआ है। अमेरिका ने पहले हमला किया, एक इसराइली एलाय का किरदार अदा किया, उसको सपोर्ट करता रहा और बाद में फिर सीज़ फायर भी करवा दिया। लेकिन आपको क्या लगता रही कि ईरान के इस मामले पर इसराइल और अमेरिका की पॉलिसी बिल्कुल एक है और इसराइल ने वही किरदार अदा किया जिसका अमेरिका ने उसको हुक्म दिया था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हमने चलने नहीं देना, और वो तो ईरान ने फिर एक बहादुरी का मुजाहरा किया और डटा रहा, कायम रहा, मिसाइल्स भी फायर करता रहा इसराइल पर और अमेरिकी अड्डों को भी टारगेट किया कतर में। लेकिन ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इसराइल और अमेरिका एक पेज पर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट्स देखें, अगर आप पहले तो आप सबसे पहले ये देखें कि जो आईएईए के अंदर जो एप्लीकेशन ईरान के जो न्यूक्लियर स्टेटस है या जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज हैं उनको रिव्यू करने की, वो किसने दी? वो उन्हीं तीन कंट्रीज ने दी जो P5+1 में शामिल थे, जब जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट हुआ बिटवीन यूएसए और ईरान 2015 में, जिसमें ईरान को ये कहा गया कि जी वो अपना जो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको वो परसू कर सकता है। वही उन्हीं कंट्रीज ने आज से 1.5 महीना 2 महीने पहले ही एप्लीकेशंस दी और कहा कि जी हमें शक है कि ईरान जो है वो जो एनरिचमेंट है वो उस लेवल पे कर रहा है जहाँ पे वो अपने प्रोग्राम को वेपनाइज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। उसके साथ फिर आप ये देखें कि अब जब ये G7 का जो लेटेस्ट इजलास हुआ आज से कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, वहाँ पे जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने उसके बाद कहा कि हमें इसराइल को सपोर्ट करना चाहिए। हम इसराइल को सपोर्ट करते हैं क्योंकि इसराइल हमारी डर्टी वॉर लड़ रहा है, तो ये वेस्ट की वॉर लड़ रहा है। तो जब कॉन्सेप्ट ये हो, फिर आपने वो लीक ट्वीट भी आप की नज़र से गुजरा होगा जो कल जी बिल्कुल। नेटो के चीफ का था, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को किया और जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम आप बहुत अच्छी टैकलिंग ईरान जो है, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, वो एक बहुत अच्छा एक चीज है जिसके बाद जो है वो इलाके में और रीजन में एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। सो अगर आप इस तरह देखें तो ये ऑलरेडी शुरू से ही एक पूरे वेस्ट का ये वेस्ट इस पे कन्विंस है, नॉट ओनली यूएस से बट कि पूरा वेस्ट, के ईरान को जो है वो डिफैंग करना है एज फार एज उसकी न्यूक्लियर पोटेंसी इज कंसर्न्ड। तो उसके लिए अब वो डेफिनेटली वो इसराइल के थ्रू ही वो इनिशिएट हो सकता था। इसराइल का एक ऑलरेडी अपिंग दी एंट और रैकेट जिसको हम कहते हैं रेचिटिंग अप दी यू नो टेंशन इन द रीजन, वो बढ़ाई गई। उसके बाद वो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो
इसराइल ने क्लियर कर दिया कि द एम जो है वो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है उनको ख़त्म करना है, रिजीम को चेंज करना है, और ईरान की जो जी मिसाइल फोर्स है उसको इस लेवल पे लेके आना है कि वो कम से कम जो इसराइल की टेरिटरी है उसको अटैक ना जी कर सके। तो ये सारी चीजें जो थी वो देखिए, ये इट वाज ऑल क्लियर कि ये किस तरीके से चीजें बिल्ट हो रही हैं और कैसे आ रही हैं। और जहां तक आपने बात ये की कि ईरान जो है अगर परसू करेगा न्यूक्लियर प्रोग्राम को, तो ये जंग खत्म नहीं होगी और ईरान पे दोबारा से हमला किया जाएगा, और जो ईरान को दोबारा से टारगेट किया जाएगा। देखें, कर्नल साहब, इसराइल और अमेरिका का जो क्लेम है कि हमने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, फर्दो, नेतन्ज और दीगर जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं ईरान के, वो इसराइली और अमेरिकन हमलों में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और अब संभलने के लिए भी बहुत वक्त दरकार है। ईरान तो इसकी तरदीद कर रहा है, जो जो टीवी चैनल्स ये खबरें चला रहे हैं उनको अमरीकी सदर बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है ईरान का ये न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस पर कई दहाइयों से काम हो रहा है, चंद मिसाइल हमलों में ये तबाह हो सकता है? और ईरान जिसके पास पहले से इंटेलिजेंस मौजूद थी और उसने ये तमाम तरह अपना अफजूदगी का प्रोग्राम पहले से शिफ्ट कर दिया था, उसको वाकई को नुकसान पहुंचा है? देखें, एक तो ये कि इवन सीज फायर होने के बाद कल भी एक जो ईरानी साइंटिस्ट है जो शहर छोड़ के और अपने नोन एड्रेसेस छोड़ के गांव चला गया था फॉर के ताकि मैं प्रोटेक्ट रहूं, और उनको वहां पे भी टारगेट करके मार दिया गया। तो एक तरफ से तो जो है इतना परसू किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि देखें, ईरान जो है वो ने पहले भी कहा था कि वो न्यूक्लियर वेपन का प्रोग्राम जो है वो परसू नहीं कर रहा। न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप अगर स्प्लिट करें तो दो तरह के न्यूक्लियर प्रोग्राम होते हैं। एक तो जो वेपनाइजेशन प्रोग्राम होता है जिसमें आप न्यूक्लियर बॉम्ब की तरफ जाते हैं, और एक पीसफुल पर्पसेस के लिए जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बनाना, जिसमें मेडिसिन के लिए यूज करना, न्यूक्लियर आइसोटोप्स को की बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज होता है, एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, इवन कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए जो न्यूक्लियर आइसोटोप है वो यूज होता है। तो वो सारी टेक्नोलॉजी भी बेसिकली, इन सब टेक्नोलॉजी का ओरिजिन एक ही है, दैट इज थ्रू यूरेनियम, और उसी की एप्लीकेशन और डिफरेंट तरीके से उसको इस्तेमाल करके और यूज किया जाता है। तो आप जब सेंट्रीफ्यूज से उसको एक लेवल से ज्यादा एनरिच करते हैं विच इज अराउंड 90%, तो वो जी वेपन यानी वो क्रिटिकल मास बन जाता है, और वो फिर वो उसको अगर आप उसके साथ ट्रिगर्स और बाकी मैकेनिज्म यूज करें तो वो बॉम्ब बन जाता है। और अगर आप उसको उतनी एनरिचमेंट नहीं करते और उसको उसको क्योंकि वो एक केमिकल है उसको थोड़ा सा ट्रीट करते हैं, तो वो डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर में यूज होगा, मेडिसिन में यूज होगा, और बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। तो ईरान ने तो पहले ये कह दिया था कि मैं वेपनाइजेशन प्रोग्राम की तरफ नहीं जा रहा। आईएईए ने इसकी तस्दीक भी कई दफा की, और अब जब वो एनपीटी का भी मेंबर है, और अगर आपने ये इस खदशे के जेर असर या इस बेसिस पे आपने उसके न्यूक्लियर जो दोनों नतंज और फर्दों की जो जी रिएक्टर हैं उसको आपने डैमेज कर दिया क्योंकि वहां पे एनरिचमेंट हो रही थी, इवन देन एनपीटी और आईएई के मुताबिक ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू कर सकता है, बल्कि उसको करना चाहिए, क्योंकि वो पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो वेपनाइज न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं है। तो वो ईरान, इसीलिए तो आप एनपीटी का हिस्सा बनते हैं, इसीलिए आप आईएई का हिस्सा बनते हैं कि आप अब ताकि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परसू कर सकें, क्योंकि तभी आप कहते हैं कि जी मेरा प्रोग्राम पीसफुल है, ये एंड इट इज अवेलेबल फॉर स्क्रूटनी, सर्वेलेंस एंड इंस्पेक्शंस, आप इसको चेक कीजिए और मैंने ये परसू करना है, क्योंकि इसकी खाली एक एप्लीकेशन बॉम्ब तो नहीं है, इसकी तो मैंने जैसे बताया बेशुमार एप्लीकेशन है। लेकिन अब अगर आप ये, अगर फॉर एग्जाम्पल अमेरिका मीनिंग देयर बाय ये कहना चाहता है और इसराइल ये कहना चाहता है कि इवन वो पीसफुल पर्पसेस के लिए भी नहीं परसू कर सकता, तो फिर तो ये मेरे ख्याल में एक ज्यादती की बात है, और ईरान इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। और ईरानी जो रिलीजियो पॉलिटिकल लीडर हैं खामेनाई साहब, वो भी इसको नहीं मानेंगे, ईरानी अवाम भी नहीं मानेगी, क्योंकि ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नॉर्मल, देखिए बशर में जो है उनके रिएक्टर्स हैं जहाँ से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 4% ऑफ जो पूरे ईरान की एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स से पूरी हो रही है। फिर उनके और डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनका एरेक में एक प्रोग्राम है, उनका तेहरान के अंदर 3-4 बिल्कुल रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वो पूरा का पूरा सिर्फ इस वजह से कि वेपन की ठीक वजह से उनको ये कह के वो सारा प्रोग्राम रोल बैक कर दे। कर्नल साहब, ओआईसी का इजलास हुआ गुज़श्ता दिनों। ओआईसी के इजलास तो होते हैं फ़लस्तीन के मामले पर भी,
दीगर इस्लामी ममालिक के लिए भी बात की जाती है। मसला कश्मीर भी कई मरतबा उजागर हुआ ओआईसी के इजलासों में, लेकिन अमली तौर पर कोई मेंबर ममालिक अपना किरदार अदा करते हुए नहीं देखा गया। फ़लस्तीन के मामले पर भी जो खामोशी है वो इंतहाई मुजरिमाना रही है। अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक जो नस्लकुशी हो रही है, हम तो ये समझते हैं कि तमाम ओआईसी मेंबरान भी इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार मौजूद हैं, क्योंकि अमली तौर पर किरदार अदा नहीं कर सके। लेकिन ये जो मसला ईरान के साथ है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को बार बार टारगेट किया जाता है, और इसराइल ने अचानक उनके आर्मी चीफ को टारगेट किया, कमांडर्स को टारगेट किया, पासदारान इनकलाब और दीगर जो साइंटिस्ट हैं उनको बाकायदा तौर पर टारगेट किया, और अब फिर बिलाखिर सीज़ फायर हुआ है। लेकिन अगर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी इसराइल करता है, जो कि यकीनी तौर पर करेगा, और हमें नेतन्याहू की माजी की पॉलिसीज़ और रविश से ये बात वाज़े होती दिखाई देती है कि सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी होगी, तो कौन सा ऐसा इस्लामी मुल्क है, तुर्किया, पाकिस्तान, दीगर ममालिक हैं, सऊदीया शामिल है, जो अमली तौर पर कुछ किरदार अदा कर सकता है? जी देखें, एक तो पहले तो ये देखना है कि ये जो मैकेनिज्म है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जी। का, ये इसमें अगर सीज फायर फॉल करता है तो सीज फायर होता क्या है? सीज फायर में तो वो जो दो मुल्क आपस में लड़ रहे होते हैं, वो खुद इस बात का अंदाजा लगा के कि इस लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा और ज्यादा नुकसान हो रहा है, और हमने बात तो आपस में बात करके ही हल करनी है, तो फिर हम सीज फायर कर लेते हैं। या अगर ये मैकेनिज्म एग्जिस्ट ना करता हो, तो फिर बाहर से कोई प्लेयर जो कि दोनों को इन्फ्लुएंस कर सके, वो बीच में आता है और वो उनसे कहता है कि जी वट एवर हैज बिन डन इज डन। और अब आप कम से कम पहले कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मैयर के तौर पे, आप पहला मैयर ये है कि अब आप एक दूसरे पे फायर करना बंद कर दें। इसके बाद क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, वो आप मेरे साथ आके दोनों टेबल पे बैठ जाएं, तो दोनों की मैं बात सुन के इसको वी विल सॉर्ट इट आउट। लेकिन इस रीजन के अंदर जो मिडल ईस्ट है, इसके अंदर एक बहुत एक डिफरेंट फिनोमेना है जो बाकी किसी और रीजन में नहीं है, और वो ये है कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट है और जो क्राइसिस रिस्क रिडक्शन है और जो रिस्क मैनेजमेंट है, उसका मैकेनिज्म इस रीजन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि इस रीजन के अंदर जितने भी मुल्क हैं, वो एक डिवाइडेड कम्युनिटी है। वो जितने भी मुल्क हैं वो एक एथनिक लाइंस पे, रिलीजियस लाइन पे, बिल्कुल जी। टेरिटोरियल लाइन पे वो इतने डिवाइडेड हैं कि उनका आपस में वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा परसू नहीं कर सकते। और इसलिए यहाँ पे जो इस इलाके का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, नेट स्टेबिलिटी प्रोवाइडर है, वो सिर्फ एक मुल्क है और वो यूएसए। तो जब यूएसए ने ये कहा कि जी सीज फायर हो जाएगा, तो सीज फायर हो जाना चाहिए था, लेकिन सीज फायर नहीं हो रहा। तो अगेन उसकी वजह यह है कि जो दोनों प्रोटोगोनिस्ट हैं, या जो दोनों मुल्क आपस में लड़ रहे थे, उनको एक दूसरे जी। पे ट्रस्ट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट का मैकेनिज्म बीच में एग्जिस्ट नहीं करता, और वो जो है कोई और मुल्क रोल प्ले नहीं कर सकता। आपने ओआईसी की बात की, तो देखिए 2 साल से गजा के ऊपर बर्बरियत का एक सफर जारी है। जी दो बिल्कुल। साल से एक जेनोसाइड हो रहा है वहां पे। तो ओआईसी तो यहाँ पे होते हुए, इस रीजन में होते हुए, 50 समथिंग मुल्कों के होते हुए, ओआईसी इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं करा सकी। आप जंग रुकवाना तो छोड़िए, ओआईसी ये भी नहीं करवा सकी कि जब आज इस जंग जो ईरान और इसराइल का ये जो अभी जंग शुरू हुई है, इससे कोई हफ्ता पहले जब सिर्फ खुराक के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश की गई कि कम से कम खुराक जाने की इजाजत दी जाए, तो वो भी अमेरिका ने वीटो कर दी। तो आप जंग तो दूर की बात है, इवन आप खुराक तक वहां पे पहुंचाने की जो अश्योरेंसेस है वो नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपका मतलब डिप्लोमेटिक स्टेटस तो ये है। ठीक। सो इसलिए ये बहुत एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है जी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसराइल की कोशिश ये है कि वो आखिरी साइंटिस्ट तक, जो भी किसी भी तरीके से इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प कर सकता है, या उसका जो कलीदी किरदार किसी भी जगह पे है, या किसी भी सेगमेंट को लीड करता है, वो उनको डिकैपिटेट करते हैं। और वो इसीलिए इवन सीज फायर होने के बाद भी कल उन्होंने एक जो ईरान के साइंटिस्ट थे, उनको उनके गांव में जाके मार दिया। सो ये एक और बड़ा सवाली निशान भी है जी कि आपकी जो सिक्योरिटी है, आपका जो इंटरनल जो सेटअप है, आप कितना कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं ईरान की सिक्योरिटी, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, कितने एजेंट्स उसके अंदर घुस चुके हैं जिसका कोई, अब आप, मैं और आप मुझसे कोई पूछे
तो हम अपने किसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट का नाम भी नहीं जानते सवाई डॉक्टर AQ के। वो एक जी। पब्लिक फिगर थे और सिर्फ वही एक पब्लिक फिगर है। यहाँ डॉक्टर समा ममारिक बंद हैं, लेकिन वो भी एक पब्लिक फिगर थे। और वो डॉक्टर, इसके अलावा ना मैं ना आप, किसी हमने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट का कोई भी नहीं जानता। सो जी। एक बहुत कम्प्रिहेंसिव एक सिस्टम है जो कि इन प्लेस है पाकिस्तान का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का। तो ईरान ने प्रॉब्ली उसके अंदर एक, ये भी एक लेसन है कि उनका जो सिस्टम है वो बहुत, मैं समझता हूँ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ है। इस वजह से वो बार बार टारगेट भी बनते हैं, बार बार भी ये चीज़ें भी होती हैं। और प्लस उनके पास ऑप्शंस भी नहीं है कि वो किन ऑप्शंस के तहत जो है वो अब मजीद अपना रिएक्शन या रिस्पॉन्स इसराइल को शो कर सकते हैं। द ओनली ऑप्शन इज मिजल्स, और वो कई दफ़ा करके देख चुके हैं, और उसी का सीज फायर हुआ है। और वो ईरान ने भी चले, अगर सॉरी इसराइल ने मिसाइल फायर करना बंद कर दिए हैं, लेकिन उसके पास और भी ऑप्शन है, उसके बीच में ठीक। एजेंट मौजूद हैं। और सीज फायर तो आपने मिसाइल्स का कर दिया, लेकिन ये जो ईरान अब जो इसराइल अब कर रहा है कि जो किलर स्क्वाड के थ्रू, ठीक। प्रिसिजन मिसाइल के थ्रू जाके किसी बंदे को भी मार देना, अब वो कैपेबिलिटी तो ईरान के पास नहीं है। तो इसराइल जो है इट इज कंटिन्यूइंग विद द बिल्कुल। सेम। ठीक है करना साहब, एक मुख्तसर सा वक्फा लेना है, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। ये मौजू बड़ा अहम है क्योंकि मशरिक़ वस्ता ही नहीं, दीगर ममालिक भी इससे मुतासर हो सकते हैं। अगर ईरान आबनाए हरमस को बंद करता है तो दुनिया में तेल और LNG की सप्लाई मुतासर होती है। पाकिस्तान का हमसाया मुल्क है ईरान, अगर वहाँ पर जंग दोबारा से शुरू होती है तो जाहिर है कि पाकिस्तान पर भी उसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है। क्या इस वक्त आलमी मंजरनामा बन सकता है? सीज़ फायर के बाद बात करेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। करण साहब, इस सारे मामले पर आपने बड़ी दुरुस्त गुफ्तगू की है और बताया है कि क्या एक्चुअली हुआ है दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन इस खत्ते में मिडल ईस्ट में सऊदी अरब के किरदार को लेकर बहुत से सवालात उठाए जाते हैं। अमेरिका जिसके मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं, उसी मशरिक़ वस्ता में जहाँ पर इसराइल एक मुसलमान मुल्क पर मुकम्मल तौर पर काबिज़ हो चुका है और 2 साल से नस्ल कुशी जारी है, वहाँ पर सऊदी अरब जो है वो इसराइल के साथ भी उसके मुनासिब ताल्लुकात की तरफ बात हो रही है। और अगर अमरीकी सदर आते हैं तो उनका भी बड़ा वालेहाना इस्तकबाल किया जाता है। सऊदी अरब का क्या किरदार है मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए, और उसका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? जी देखें, एक तो सऊदी अरब जो था वो, उसके ईरान के साथ कोई बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट है ये 2-3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका है। एक तो अरब सेगमेंट है, और अरब सेगमेंट भी फर्दर 2 सेगमेंट में डिवाइडेड है, और एक नॉन अरब सेगमेंट है मिडल ईस्ट का। जो अरब सेगमेंट है वो GCC और द अदर अरब कंट्रीज हैं, GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसमें इस वक्त मॉडर्न और पीसफुल कंट्रीज हैं अरब की, लाइक सऊदी अरब है, लाइक कुवैत है, लाइक UAE है, लाइक कतर है, लाइक बहरेन है, तो ओमान है। ये सारे जो मुल्क हैं वो हैं। और जो बाकी अरब के मुल्क हैं, सीरिया है, लीबिया है, इराक है, जॉर्डन है, ये जो मुल्क हैं ये वो वाला अरब का सेगमेंट है जो कि इस वक्त क्योस की हालत में है, जहाँ पे जो है स्टेट एग्जिस्ट अव्वल तो करती नहीं है, और अगर करती है तो बहुत ही एक डेलिपेटेड हालत में एग्जिस्ट करती है, जिसका कोई वजूद भी बिल्कुल बराए नाम ही है। और तीसरा जो नॉन अरब है वो, जैसे इस रीजन के अंदर है, वो ईरान है, वो टर्की है, और किसी हद तक आप कह लें कि हम भी हैं। सो ये सारी जो इस सूरत हाल में अगर आप देखें तो जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, जो कि लेबनान में थी, जो कि हमास है, जो कि हिजबुल्लाह है, और जो कि सऊदी अरब के बिल्कुल साउथ में जो हूतीज हैं, जिन्होंने सऊदी रिफाइनरीज पे भी फायर किया, बिल्कुल। सऊदी टारगेट को भी हिट किया। बिल्कुल। सो इस वजह से ईरान के सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुछ टेंस दोनों के ताल्लुकात हैं। ऐसी सूरत में इनकी ताल्लुकात में बेहतरी आज से कोई 2 महीने पहले आना शुरू हुई थी, जब चाइना ने इनकी थोड़ी सी, आप कह लीजिए कि आपस में ताल्लुकात बेहतर कराने के लिए दोनों मुल्कों को कहा, और थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो रही थी। लेकिन वो अब इस लेवल पे नहीं पहुंची है कि सऊदी अरब
इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर कोई रोल अदा करे, या वो इस पोजीशन में हो कि उसके कहने पे ईरान कोई नेगोशिएशंस के लिए तैयार हो, या उसके कहने पे उसको टेकिंग एज द लीडर ऑफ द मिडल ईस्ट या लीडर ऑफ दिस रीजन ईरान को इसको रिस्पॉन्ड करे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए सऊदी अरब का जो है वो यहाँ पे इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उतना इफेक्टिव नहीं है उसका रोल, जितना कि यूएसए का हो सकता है, जितना कि इवन इवन जितना कि चाइना का, या जीवन जितना रशिया का, या इवन पाकिस्तान का हो सकता है। क्योंकि ईरान डेफिनेटली पाकिस्तान की बात अब सुनता है और सुनने को भी तैयार है। और इवन चाइना के साथ उसका एग्रीमेंट है 25 ईयर्स का, कॉमर्स का एग्रीमेंट है। और रशिया के साथ उसका जो है अभी इस जनवरी 25 में एग्रीमेंट हुआ, जो कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है, जिसके अंदर सिक्योरिटी और वेपन्स और उनका एक्सचेंज और मिलिट्री इक्विपमेंट भी सब कुछ उसके अंदर बिल्कुल। आता है। तो इस लिहाज से जो सऊदी अरब का आप कह लीजिए कि इन्फ्लुएंस, अब सऊदी अरब इसीलिए जब बात करनी होती है ईरान से तो इनडायरेक्ट रूट अडॉप्ट करता है। वो इट कुड बी थ्रू चाइना, इट कुड बी थ्रू पाकिस्तान, इट कुड बी थ्रू यूएसए। सो इसलिए ये कम्प्लेक्स सिचुएशन है। एक ही रीजन के अंदर एक ही उसमें रहते हुए तीन तरह के डिफरेंट मुल्क हैं, और तीनों जो हैं उसी रीजन का हिस्सा हैं, तीनों ग्रुप्स जो हैं। और जो तीनों हैं, मैं इसीलिए कह रहा था कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है ना वो रिस्क रिडक्शन का या रिस्क मैनेजमेंट का, वो इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करे। इस मुख्तसर सी जंग में एक बात तो वाजे हुई कि ईरान कायम है और डटा हुआ है और उसने किसी भी तौर लचक नहीं दिखाई, लचक का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि इस तमाम तर तनाज़े में ईरान में हमें मुख्तलिफ आवाज़ें सुनने को मिली हैं, मुख्तलिफ वर्जन सामने आते रहे हैं। पासदारान इनकलाब, ईरानियन फोर्स, अल कुदस फोर्स, और जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खामेनाई, और उनका एक मुकम्मल जो एक मजहबी सेक्टर है ईरान के अंदर, वो इस जंग पर और जो है मुख्तलिफ उनका कुछ स्टांस दिखाई दिया। इसराइल दुश्मन तो है, तमाम फोर्सेस साथ तो मौजूद हैं एक दूसरे के और इत्तेहाद का उन्होंने मुजाहरा किया, लेकिन आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी वहाँ पर मौजूद है, और बिलखुसूस जो ईरान में इस वक्त रजीम है उसको लेकर कुछ इख्तलाफ पाया जाता है? देखिए, ईरान में जो उनकी हिरारकी है उसमें जो सबसे बड़े डिसीजन मेकर हैं वो तो अली खमेनाई हैं, जो उनके रिलीजियस लीडर हैं। और उसके बाद जो उनकी आप कह लीजिए कि जो उनकी उनके खिलाफ भी जी ग्रुप्स मौजूद हैं अपने मुल्क में जो कि रिजीम चेंज चाहते हैं। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ जो उनकी जो मिलिट्री आप देख लें तो जो उनकी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है, अब मिजल्स का सारा कंट्रोल भी उनके पास होता है। फिर प्लस जितनी आपने डिफरेंट फोर्सेस की बात की, अल कुद्स फोर्स है, या जो हिजबुल्लाह की सपोर्ट है, या हमास की सपोर्ट है, उसको भी रेवोल्यूशनरी आर्मी ही सपोर्ट करती है। जो रेगुलर आर्मी है वो भी इन अ वे अंडर सर्वेलेंस होती है यही रेवोल्यूशनरी आर्मी के। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें, फिर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो ऑफ कोर्स स्टेट को चलाती है। तो एक स्टेट है जिसमें प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक रिलीजियस लीडर हैं जो कि सुप्रीम कमांडर भी हैं, और जो कि सुप्रीम डिसीजन मेकर हैं। उन्हीं की द बक स्टॉप्स एट हिम, और वही डिसीजन देते हैं। लेकिन देखें, अब जो ईरान के अंदर ना चार तरह के सेगमेंट्स हैं जी। एक तो ये है कि वो मनार्किस्ट हैं। जी। मनार्किस्ट वो लोग हैं जो कि शाह ईरान को, रजा शाह पहलवी जो गुजरे हैं उनको पसंद करते थे। और वो अब सारे के सारे जो हैं वो 60 साल से ऊपर के हैं, 60 70 70 75 ईयर्स। और वो जो मनार्किस्ट हैं, अब उन्हीं को जो वेस्ट की कोशिश है उन्हीं को दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें पहलवी जो है, रजा शाह पहलवी के बेटे, उनको लाया जा रहा है। आपने देखा होगा उन्होंने बयान भी दिया कि मैं महीने तक आके तो ईरान के जो मामलात हैं उनको संभाल लूंगा एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन वो ये सेगमेंट बहुत कम है। फिर दूसरा जो सेगमेंट है वो मुजाहिदीन खल्क हैं। ये वो लोग हैं जो कि ईरान इराक वॉर से पहले जो रजीम थी शाह की उसके अगेंस्ट थे। जो लिबरल एक तरह का जो डिस्पेंसेशन थी जो ईरान में चल रही थी उसके जी। अगेंस्ट थे। और राइटिस्ट थे और राइट विंगर्स थे, और इस्लाम अपनी इंटरप्रिटेशन जो इस्लाम की है उसके बहुत करीब थे। लेकिन इन लोगों से गलती ये हुई कि इन लोगों ने ईरान इराक वॉर में जस्ट जस्ट टू स्टेट को ये बताने के लिए कि ये भी एक सेगमेंट है, इन्होंने इराक का साथ दिया।
यानी ईरानी होते हुए, ईरान के मुजाहिदीन होते हुए इन्होंने इराक आर्मी का साथ दिया। तो इनकी भी मैसेज में वो सपोर्ट और वो चीज़ मौजूद नहीं है। फिर जो तीसरा सेगमेंट है वो एथनिक सेगमेंट है जो ईरान के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में और नॉर्थ ईस्ट में एग्जिस्ट करता है। ये सुन्नी एलिमेंट है और ये कुर्द ठीक। हैं और ये बलोच हैं, जो कि हम ईरान के जो प्रोविंस है बलोचिस्तान सीस्तान, और जो ईरान के नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के प्रोविंसेस हैं जैसे साउदर्न अजरबैजान है और लेफ्ट के और भी दो प्रोविंसेस हैं, उनके अंदर ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। तीसरा ये सेगमेंट है। चौथा वो सेगमेंट है और इन चारों सेगमेंट्स को एक्चुअली, जो रिजीम चेंज की बात हो रही है, इन चारों के चारों को हिलाने की कोशिश की जा रही है, इन चारों के अंदर कुछ डायसेंशन पैदा करने की कोशिश की जा रही ठीक। है, जो कि हो नहीं रही। चौथा सेगमेंट वो है जी, जो कि यंगस्टर्स हैं, जिनका ताल्लुक जो जैसे हमारा ताल्लुक, मेरा और आपका, बुजुर्गों से है। हम उनके पास शाम को बैठने की कोशिश करते हैं। वो शाम को बैठते हैं अपने लैपटॉप पे, वो बैठते हैं अपने फोन पे, अपनी टैबलेट पे, और अपनी टैबलेट और वो लैपटॉप और उनका फोन जो है वो उनका एल्डर है। और वो ग्लोबलाइज्ड हैं, वो बाहर की टेड टॉक्स देखते हैं, वो बाहर की चीज़ें पढ़ते हैं, और वो इंटरनेट के थ्रू, वो बिल्कुल उनका जो खुराक है वो इंटरनेट है। अब यही जब आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले ईरान में भी एक मूवमेंट हुई थी जिसपे ठीक। बहुत सारे लोग सड़कों पे निकले, ये वही ग्रुप था। फिर उसके बाद जब ये खवातीन के इशू पे भी वहाँ पे अभी रिसेंटली इशू हुआ और एजिटेशंस हुई, जिसमें जो रिलीजियस रिजीम है उसको काफी वो जो है क्रिटिसाइज किया गया, तो ये भी वो सेगमेंट था। लेकिन इस सेगमेंट का एक इशू है, ये सेगमेंट क्योंकि डोपामीन पे चलता है, एक ऐसे एंजाइम पे हाँ जी। दिमाग के, जो कि जो थोड़ी रील्स देर के देख लिए के सर जो जाती है, जनरेट हो जाता फिर है। वो चला जाता है। तो ये इनको अगले दिन याद नहीं होता कि कल हम सड़क पर निकले थे तो हमने क्या बात की थी और क्यों की थी और कैसे कर लिया था। तो वो ये आते हैं, निकलते हैं और चले जाते हैं। तो इन चारों सेगमेंट्स को हिलाने की कोशिश की जा रही है जो अभी तक नहीं हिले। लेकिन इस वॉर के बाद देखिए, जब एक वॉर के अंदर आप एक मुल्क को लेके जाते हैं और फिर जब आप उस वॉर में उसकी जो रिजीम है, आप उसको ये कहते हैं कि मैंने ये रिजीम चेंज करनी है, तो वो रिजीम और एक्चुअली स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो तो उस वक्त कौम के लिए वॉर लड़ रही होती है। तो आप वॉर वॉर को या रिजीम चेंज जो है वो डिसीट से की जाती है, वो थ्रू एस्पेनाज की जाती ठीक। है, वो थ्रू सीक्रेट मूवमेंट्स चला के की जाती है, वो पॉलिटिकली लोगों को खरीद के की जाती है। और ये सारा वॉर में नहीं होता, या वॉर से पहले होता है या वॉर के बाद होता है। तो ठीक। अब तो ये रिजीम इमीडिएटली, तो ये जो रिलीजियस रिजीम है ये बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और जो खamenei साहब है उनकी बड़ी सपोर्ट है। और बिल्कुल। उन्होंने इवन, अगर टू बी फेयरली सेइंग, उन्होंने 80 ठीक। साल 80 इयर्स उनकी एज है, और उन्होंने इस सारे क्राइसिस में बहुत ही दलेराना तरीके से और बड़ी बुर्दबारी से इस सारी सिचुएशन, ही वाज द फॉरेन मिनिस्टर, ही वाज बिल्कुल। एवरीथिंग एक्चुअली, वो जो सारी डायरेक्शंस है उनकी तरफ से आ रही थी, एंड ही वाज अलाइव टू द सिचुएशन। तो ये बड़ी बात है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी जो कंट्री है और जो ईरान है उसको उन्होंने लीड किया है। सो ये इस वक्त सूरत हाल है जी सारी। बिल्कुल दुरुस्त गुफ्तगू आपने की। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू नाजरीन आप मुलाहिज़ा कर रहे थे। प्रोग्राम में एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद हमें तज्ज़िया कार और सीनियर सहाफ़ी फवाद अहमद साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, इसी मौजू पर उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमें ज्वाइन किया है तजिया कार और सीनियर सहाफ़ी फवाद अहमद साहब ने। इनकी राय इस हवाले से लेते हैं कि सीज़ फायर हुआ, फिर उसकी खिलाफ वर्जी हुई, अब दोबारा से सीज़ फायर तो हो चुका है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा धमकी आमेज लहजा एक मरतबा फिर इख्तियार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि अफजूदगी के प्रोग्राम पर अगर दोबारा ईरान काम शुरू करता है तो दोबारा से उसको टारगेट करेंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। और इसी तरह से पहले भी जब ये तनाज़ा शुरू हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप यही ईरान को लेकर रवैया रखे हुए थे कि हम टारगेट करेंगे, डील कर लो, अगर टारगेट नहीं करते तो भारी नुकसान पहुंचाएंगे, ईरान को खमियाजा भुगतना पड़ेगा और ये तमाम तर चीज़ें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीज़ फायर से पहले और बाद में क्या सूरत हाल बन सकती है, और अमेरिका और इजराइल इसी तरह से एलाय बनेंगे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट करेंगे। मुस्तकबिल क्या है इस तनाज़े का? जी फवाद अहमद साहब, क्या समझते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया।
देखिए, अगर हम इसको तारीखी तनाजुर में देखेंगे तभी बात को समझ में आएगी। सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट के एतबार से इसको नहीं देखना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात क्या हैं। बुनियादी तौर पर अमेरिका और बरतानिया दो ही ममालिक ऐसे हैं कि जिन्होंने इसराइल को बाकायदा तौर पर हिफाजत की जमानत दी हुई है। जिस तरीके से हम समझते हैं, सोचते हैं कि बहुत सारे अरब अरब ममालिक जो हैं वो हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े होंगे। माजी में ऐसी खबरें भी आती रही कि अरब और इसराइल जंग के दौरान 1960s में 65 67 की जो 67 की वॉर हुई उसके बाद जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते रहे, तो पाकिस्तान के बहुत सारे पायलट्स भी जो है वो शरीक होते रहे जंग में अपने तौर के ऊपर। तो हम एक जग अपने तनाजुर में अगर इसको देखें, पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, तो हम समझते हैं कि सऊदी अरब हमारा भाई है, एमिरेट्स के साथ हम खड़े होंगे। और दुनिया करती भी ऐसे ही है कि अपने ऐसे इत्तेहादियों के साथ हमेशा खड़ी होती है कि जो जिनको हिफाजत की जो है वो जिम्मेदारी भी उन्होंने दी होती है, हिफाजत की जमानत भी उन्होंने दी होती है। तो अगर तारीखी एतबार से देखें तो इसराइल का बुनियादी वजूद ही अमेरिका और बरतानिया की वजह से है। अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट के मौके पे ट्रंप की जानिब से दी जाने वाली किसी गाली के तनाजुर में इसको देखेंगे तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसराइल की के कयाम का, उसकी शायद नफी हो जाएगी। हाँ, ये जरूर होता है कि जब आप जो है वो किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हूँ, इस हद तक डिपेंडेंट हूँ कि मेरा जो है वो खाना पीना भी उसी से है और मेरा जो है वो उठना बैठना भी उसी से है। जिस तरीके से आपके घर का चौकीदार है, बंदूक तो उसके हाथ में है, बदमाशी तो वो कर सकता है मोहल्ले के अंदर कि उसके हाथ में बंदूक है और लोग उससे डरे, उसके करीब कोई ना आए। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानेगा, आप अपने घर के चौकीदार की बात कर रहा हूं मैं, कि वो आपकी बात नहीं मानेगा, तो आप गुस्सा करेंगे, बोलेंगे यार तुम क्या कर रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। मैं तुम्हें कह रहा हूँ गाड़ी के पास आके बैठो, गाड़ी में बैठो, या घर के दरवाजे पे बैठो, तुम मोहल्ले के अंदर जो है वो कोने में जाके लोगों को डराते फिर रहे हो अपनी क्लाशनकोफ से, अपनी तोप से, अपनी गन से। तो बुनियादी तौर पर यही मामला है कि अमेरिका का एक बच्चा है जो 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 बिगड़ा हुआ बच्चा है, उसने जब थोड़ी सी जो है वो बात ना सुनने का जो है वो दिखाया, उसने कोई अपनी खुद मुख्तारी दिखाने की कोशिश की, उसने अपनी मर्जी से जो है वो सीज फायर के दौरान और सीज फायर के ऐलान के बाद भी जो है वो बमबारी की, तो अमेरिका को बुरा लगा। और ट्रम्प को बुरा बिल्कुल ऐसे ही लगा कि जिस तरह से आपका लाडला बच्चा गिलास तोड़ दे घर में, तो आपको बुरा लगता है कि बेटा देख के तो पकड़ा करो गिलास, में कितनी दफा कहा था कि गिलास को ऐसे नहीं पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है। और जिस तरह से मैंने चौकीदार की मिसाल दी, तो यहाँ पर वही मिसाल सादिक आती है। इसको हम इस तनाजुर में नहीं देख सकते कि कोई अमेरिका का इसराइल के साथ कोई झगड़ा हो गया, इसराइल जो है वो कोई अमेरिका के पहलू से निकल गया, उसके फोल्ड से निकल गया, कोई नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि जो है वो ट्रम्प जो है वो आइंदा भी ऐसे ही करेगा। ट्रम्प बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। आप ये देखिए कि इसराइल को जरूरत थी ईरान के खिलाफ अमेरिका के वो जो बम्बार थे, B-2 बम्बार के ऊपर से जो क्यामत बर्पा करने वाला जो मंजर उन्होंने करना था कि पहाड़ों में सुराख करते हुए कोई बम जाता और नीचे 300 मीटर 200 मीटर के की गहराई के अंदर जो इसराइल का न्यूक्लियर प्लांट, ईरान का न्यूक्लियर प्लांट था, उसको हिट करता। तो उसने अमेरिका से रिक्वेस्ट की, इसराइल ने बार बार रिक्वेस्ट की, और बताया जाता है कि इस हद तक रिक्वेस्ट की कि उसने बिल्कुल इस तरह से, आप हाथ जोड़ के नहीं कहते कि यार प्लीज मेरी मदद करो, इस तरीके से मदद की। और ट्रंप का वाकई प्लान नहीं था, ट्रंप का कोई प्लान नहीं था कि वो 2 हफ्ते से पहले पहले जो है वो इसको इसराइल ईरान के ऊपर अटैक करेगा। अमेरिका तो बातचीत कर रहा था ईरान के साथ। जिस वक्त इसराइल ने ईरान पे हमला किया है, उस वक्त अमेरिका का 2 दिन बाद जो है वो हमने एक पूरा प्लान था, निशिस्त प्लान थी, जिसके अंदर ये तय किया जाना था कि ईरान के एटमी मामलात का फ्यूचर क्या होगा। तो इस सारे सिनेरियो को अगर हम सम अप करें, तो इस वक्त जो सूरत हाल बनती है वो ये है कि अमेरिका ने जंगबंदी करवाई है, अपने बेटे को कहा है जिसका नाम इसराइल है कि इंसान के बच्चे बनो और जो है वो जंग लड़ने की फिलहाल कोशिश ना करो, मैं चीजों को देख रहा हूँ। इस दौरान जब उसने जो है वो हुक्म उदूली की है तो उसको फिर डांट पड़ी है, इसराइल को अमेरिका ने डांटा है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अमेरिका जो है वो कोई इस सारे मामले के अंदर इसराइल की पुष्ट पे नहीं खड़ा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अमेरिका आज भी पुष्ट पे खड़ा है, पहले भी पुष्ट पे खड़ा है और अलल ऐलान खड़ा है। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई छुप के खड़ा हुआ है। दूसरी जानब ईरान है। ईरान इस वक्त जंगबंदी के बाद जो है वो जश्न का वहां पे सूरत हाल थी, गुज़िश्ता रात भी वहां पर जश्न हुआ। इस सारे जश्न के सिनेरियो के अंदर ईरान को भी जायजा लेना चाहिए। देखें, इस पूरी जंग को अगर पेपर के ऊपर देखें ना, बगैर किसी जज्बात के, होता क्या है कि आमतौर पर हम तबसरा करते हुए, तज्जिया करते हुए, कुछ बायसनेस होती है, कुछ मोहब्बत होती है, कुछ जज्बात होते हैं, उन तीनों चारों चीजों को मिलाकर जिस वक्त गुफ्तगू करते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें जो है वो पर्दे के पीछे रह जाती हैं, कारपेट के नीचे चले जाती हैं, कि जिसके अंदर हम अंदाजा नहीं कर पाते कि हकीकी सूरत हाल क्या थी। अगर हकीकी सूरत हाल का जायजा लेना है तो बगैर किसी जज्बात के अगर हम देखें तो ईरान के नुकसान का एक दफा मीज़ान बना लेते हैं, एक एक जो है वो शीट बना लेते हैं। ईरान का नुकसान ये हुआ कि ईरान की जो फिजाइया थी या ईरान की बहरिया थी,
ईरान का एयर डिफेंस था, उसका हमने देखा कि सफाया हो गया अगर कोई मौजूद भी था। यह एक्सपोज हो गया दुनिया के सामने कि इन तीन महाजों के ऊपर ईरान जो है वो नुकसान करवा बैठता है, या ईरान जो है वो मजबूत नहीं है। और फिर एक और तनाजुर हमने देखा कि ईरान के अंदर जो है वो जासूसी का पूरा नेटवर्क है, जो मुसाद चलाता है, इसराइल चलाता है। और उस जासूसी की बुनियाद पर ईरान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप और उसकी जो पूरे समझने और सोचने वाले दिमाग थे, साइंटिस्ट थे, उनको जो है वो तबाह जो है वो इसराइल जो है वो टारगेट करने में कामयाब हुआ। यहां तक तो ईरान का नुकसान हमें समझ में आता है। लेकिन ईरान की सुपरमेसी की अगर बात करें तो ईरान ने साबित किया कि उसके पास मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम जो है, या मिसाइल प्रोग्राम जो है उसका, वो बहुत सारे ममालिक से बेहतर है, जो दो बिल्कुल। दो किलोमीटर की मार के ऊपर जो है वो चल सकता है। फिर मजीद अगर इसको और इसराइल के नुकसान को देखना चाहें, तो इसराइल का नुकसान हमें नजर आता है कि इसराइल में जो यहूदी माइग्रेट कर कर आए थे, जिसकी बुनियाद पर एक रियासत कायम की गई, वो जी। इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ लेकिन पर उनको मिज़ाइल का सामना करना पड़े। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने फवाद अहमद साहब, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 57 इस्लामी ममालिक के फहरिस्त में पाकिस्तान तो एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन कई दहाइयों से और बेशुमार कुर्बानियों के बाद ईरान इस पोजीशन पर पहुंच चुका था कि वो किसी भी वक्त भी एक न्यूक्लियर स्टेट होने का दावा कर सकता था, और अब सिर्फ तजर्बे का इंतजार था। और ये बात अमेरिका और इसराइल को बाखूबी मालूम थी, जभी तो एक ऐसे अहम तरीन मोड़ पर ईरान को जो है वो टारगेट किया गया। क्या वाकई अमेरिका और इसराइल ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बर्बाद करने में या तबाह करने में कामयाब हो गए हैं? और ये बात तो वाजह है कि ये सिर्फ 3 न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं थे ईरान के पास जहाँ पर काम हो रहा था, और ये साइंटिस्ट भी नहीं थे जो काम कर रहे थे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत मजबूत और ताकतवर है, लेकिन कितने फीसद या किस हद तक कामयाबी मिली है अमेरिका और इसराइल को? देखिए, इसमें इसमें ना दो तीन चीजें हैं। ये ऐसा नहीं है कि ईरान के इल्म में नहीं था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर अटैक किया जा सकता है, उसको खत्म करने की कोशिश की जा सकती है, या जो है वो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। ये गैर मुतवक्का नहीं थी। शायद उनको ये तवक्का ना हो कि इतनी शदीद कार्रवाई हो जाएगी, शायद उनको ये तवक्का ना हो कि इस तरीके से कार्रवाई हो जाएगी जिस तरीके से कार्रवाई हुई। लेकिन इसको कहना कबल अज वक्त होगा कि वो प्रोग्राम खत्म हो गया है, तबाह हो गया है, उसमें जो है वो कोई जान नहीं बची, वो अब शायद दोबारा आ ना सके, ऐसा मुमकिन नहीं है। हाँ, नुकसान उसको जरूर पहुंचा है। देखें, एक चीज है खत्म कर देना, एक है नुकसान। खुद अमेरिका के अखबारात बता रहे हैं कि 3 महीने में दोबारा शुरू हो सकता है। यूरेनियम की अफजूदगी का एक जो मामला है, लाजमी तो नहीं है कि वो इधर ही हो रहा हो, क्योंकि आप काफी अरसे से देख रहे थे कि ईरान के ऊपर सैंक्शन है, और आज जो है वो जो आलमी जौहरी एजेंसी के साथ ताउन का मामला है, ईरान की पार्लियामेंट ने उसके खिलाफ भी करारदाद पेश की है, उससे अलग होने का ऐलान किया है, किसी ने वहां पे मुखालफत नहीं की। तो ईरान ने पार्लिमानी तरीके से जो है वो अब बैन अवी जो एजेंसी जौहरी तवानाई और जौहरी मंसूबों के ऊपर नजर रखती थी, एआई, उसके ऊपर से जो है वो उन्होंने जो है वो उसके साथ ताउन उन्होंने खत्म कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसी न्यूक्लियर साइट्स भी अब डेवलप कर सकते हैं कि जिसका किसी को ना पता हो। अच्छा, इसको हम ये नहीं कह सकते कि जो न्यूक्लियर साइट्स उन्होंने डिक्लेयर की हुई थी, क्या सिर्फ वही न्यूक्लियर साइट्स थी, या उनके कुछ ऐसे गोदाम्स भी थे कि जहां पे जिस गोदाम के अंदर उन्होंने चीजों को महफूज रखा हुआ था। नुकसान की बात आप जरूर करेंगे। नुकसान को ये हुआ कि जिस तरह से ओपनली वो चीजों को कर रहे थे, यूरेनियम की अफजूदगी का काम कर रहे थे, एक इंटरनेशनल कानून के मुताबिक वो काम कर रहे थे, फिर जो साइंसदान उसके ऊपर काम कर रहे थे वो जो है वो शहीद हो गए। फिर जिन अड्डों के अंदर या जिन जगहों पर वो काम कर रहे थे, जाहिर है कि वहां उस तरीके से बेशक वो तबाह ना हुए हो, लेकिन उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान जरूर पहुंचा होगा। अमेरिका दावा करता है कि हमने जमीन के अंदर 200 मीटर तक मार की। अब किसी ने ये तो नहीं देखा कि 200 मीटर के बाद क्या वाकई वो जगह मौजूद थी कि जिसको उन्होंने मार करनी थी, या उन्होंने 4 बम बरसा के कहा कि हमने जो है वो कर ली। ठीक है कि अगर आप इसराइल के अटैक्स को देखें, तो इसराइल के अटैक्स या फिर जो अमेरिका के अटैक हैं वो बहुत प्रिसिशन के साथ हैं, वो बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर जाकर लगे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि अगर किसी अपार्टमेंट को उन्होंने निशाना बनाना था, तो पूरी बिल्डिंग के अंदर वो अपार्टमेंट नंबर 575 अगर था, तो 575 की वॉशरूम की खिड़की से होता हुआ जो है वो मिसाइल गया। इस्माइल हानिया को जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप इसको ब्लंटली ये नहीं कह सकते कि शायद जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया होगा इसके नतीजे में, या 3 यही साइट्स थी कि जिनके अंदर न्यूक्लियर मामला थे, या जिस बम का दावा किया जा रहा है कि वो जमीन के अंदर तक ड्रिल मशीन की तरह मार करता है, उसने वाकई उतनी मार भी की है। फिर जितने मीटर तक वो मार करता है, अगर वो 200 मीटर तक मार करता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो न्यूक्लियर साइट थी वो 200-300 मीटर के ऊपर नहीं थी, क्योंकि बम को स्पेशल इसके लिए डिजाइन नहीं किया गया बिल्कुल। कि वो 300 मीटर के ऊपर जाकर जो चीज मौजूद है वो करेगा। उस बम की एक अपनी कैपेबिलिटी थी, उसके हिसाब से उसने मार की है। तो ये आप यकजुंबिश कलम इस बात का फैसला नहीं कर सकते कि जिस तरह से
अमेरिका जो है इसका फैसला कर रहा है या दावा कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि ट्रंप ने जब अटैक किया है 18 घंटे की फ्लाइट लेकर एक B-2 बम्बार तैयारा, जो दुनिया का बड़ा जदीद तरीन तैयारा है, गो कि उसका मॉडल बड़ा पुराना है, उसने जो है वो पूरी परवास करते हुए आया है, अटैक करके गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिका अपने मुंह से मान जाएगा कि हम नाकाम हुए, हमारा अटैक किसी काम का नहीं था। उस अटैक के नतीजे में फेस सेविंग भी की गई। अमेरिका के अंदर जो जूइश लॉबी है, जो इसराइल की मोहब्बत में गिरफ्तार लॉबी है, उसको भी खामोश करना था। उसका भी जो है वो एक इंतजाम किया गया। तो बाज दफा जिस तरह से आप देखें ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मामला था, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की चंद मसाजिद मसाजिद के ऊपर हमला किया और उसको दहशतगर्दी का कैंप कहना शुरू कर दिया और कहा कि हमने दहशतगर्द खत्म कर दिए। ओ भाई, चंद बच्चों को मारने से, शहीद करने से, और चंद बुजुर्गों और खवातीन को मारने से, और चंद मसाजिद के ऊपर मिसाइल चलाने से आप कहते हो कि कोई दहशतगर्दी के कैंप वहां पर चले थे, हमने उसका खात्मा कर दिया। तो जिस तरीके से वो एक फाल्स क्लेम था, मतलब ऐसी कोई चीज मौजूद ही नहीं थी पाकिस्तान के बिल्कुल। अंदर, के ऊपर आप अटैक की सूरत में कहते हैं कि आपने कोई ऑपरेशन सिंदूर कर लिया। आपने नाइंसाफी करनी थी, आपने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करनी थी, आपने पाकिस्तान के अंदर जो है वो घुस के मारने का एक शौक पूरा करना था, जिसका फिर जवाब भी आपको मिल गया। तो उस शौक को पूरा करने के लिए जिस तरीके से हिंदुस्तान ने कहा और फिर क्लेम किया कि हमने ये भी तबाह कर दिया, वो भी तबाह कर दिया, उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या तबाह कर दिया था। वो तो कराची के जो है वो पोर्ट को तबाह करने के बाद लाहौर के पोर्ट में पहुंच गए थे कि जो मौजूद ही नहीं है। तो जिस तरीके से वो सारे दावे थे, इस तरीके से जंगों के अंदर सबसे पहली मौत जो है ना वो इंफॉर्मेशन की होती है, दुरुस्त इंफॉर्मेशन की होती है। तो अमेरिका का दावा है ना ये कि उसने जो अटैक किया उसके नतीजे में प्लांट तबाह बर्बाद हो गया और खत्म हो गया। इसराइल का दावा है ना कि उसने ईरान की सारी जो है वो ब्रास को खत्म कर दिया। ये उनके दावे हैं, और दावों के अंदर जितनी हकीकत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग के दौरान हिंदुस्तान के दावों की थी, उसी तरीके से इन दावों को भी जो है वो आने वाला दिन बिल्कुल। बताएगा हमें ये दावे कितने दुरुस्त थे, कितने जो है वो हकीकी थे। फिलहाल अगर सूरत हाल देखें तो ये अमेरिका का दावा है। आमतौर पर जंगों के अंदर नुकसान को छुपाया भी जाता है, और बाज दफा नुकसान को इसलिए भी बताया जाता है कि दुनिया ये समझे कि आप बहुत मजलूम हैं, आपके साथ जुल्म हो रहा है, और एग्रेसर जो है वो दूसरा है। तो अब आने वाले दिनों में अंदाजा हो पाएगा, क्योंकि अब ईरान से उस तरह की शायद खबरें भी ना आए कि वो यूरेनियम की अफजूदगी का किस हद तक काम कर चुका है, कितने फीसद काम कर चुका है कि जब वो आलमी एजेंसी के साथ ताउन भी खत्म कर दे। तो अब आने वाले दिनों में सही इसका अंदाजा हो पाएगा। फिलहाल अमेरिका और इसराइल का दावा है कि उसने अपने टारगेट्स पूरे कर लिए। ईरान की जानिब से तस्दीक नहीं है, और तस्दीक ईरान नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे ना कोई मीडिया पहुंच सकता है, ना कोई और पहुंच सकता है। और अमेरिका का भी दावा जिन बुनियादों के ऊपर है, उसके ऊपर भी जो है वो इस वक्त बात हो रही है कि भाई आप कैसे कह सकते हैं कि आपने एक बम मार दिया उसके बाद आपने नुकसान देखे बगैर ये कह दिया। आपको याद होगा ना कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने अभिनंदन ठीक। साहब पकड़े गए जी। थे, तो उस वक्त भी हिंदुस्तान ने दावा किया कि हमने कोई अस्करी कैंप जो वो तबाह कर दिया आजाद कश्मीर के अंदर, हालांकि वहां पे चंद कौवे जो है वो उनकी बमबारी से मरे थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का है, इसी तरीके से अमेरिका, इसराइल और ईरान इस पूरे मामले को भी देख सकते हैं कि हर जानिब से जो है वो हमें मुख्तलिफ तरह के क्लेम नजर आएंगे, लेकिन मेरिट के ऊपर हो सकता है सारे पूरे ना उतरते हो। बहुत शुक्रिया फवाद अहमद साहब, आपने न्यूज़ फीड को, कैपिटल टीवी को अपना वक्त दिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कर सकते हैं। रुखसान मीर को दें इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।